जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इमैनुअल क्लासेस पे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बात किया था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ब्लड का परिसंचरण हमारे शरीर में कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रक्त की स्पेशली पढ़ेंगे हम ह्यूमन ब्लड को, कि रक्त का जो ब्लड है उसके अंदर की बातों को हम समझेंगे, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया। इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, जिससे कि आसानी से और समझ में आएगा ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए समय न गवाते हुए कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं, और मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली वीडियो में। हाँ जाइए, कुछ हम बेसिक चर्चा कर लेते हैं ह्यूमन ब्लड को लेके, ठीक है। तो बात करते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में, कुछ छोटी छोटी बातें उस चीज़ को पर ध्यान दे लेते हैं। जैसे कि समझते हैं कोलाइडी विलयन। कल कोई पूछता है कि रक्त कैसा विलयन है, रक्त कोलाइडी विलयन। मैं कोलाइडी विलयन को आप सबको समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा कोई और पेन ले रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोलाइडी विलयन आपको केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा कोलाइडी विलयन होता क्या है, बस समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। कोलाइडी विलयन जैसा वो होता है, वो विलयन जैसे कि हम लोग कभी कभी दूध को छानते हैं ना, तो पूरा पार्ट उसका छन के नीचे नहीं गिरता है, कुछ अवशेष यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक। तो वैसी लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलाइडी विलयन बोलते हैं, जिनको कि जिसका पूरा छानने पर पूरा भाग नीचे ना जाए, कुछ भाग अटक जाए, ठीक है। उस चीज़ को हम कोलाइडी विलयन बोलते हैं, उस प्रकार के। तो ठीक, तो इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से। और बात कर लेते हैं दूसरी बात। देखिए इसमें जो भी पॉइंट है ना, उसमें एक भी आपसे स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह से पूछा गया क्वेश्चन है, पूछता है। अभी मैंने प्रश्न पूछा ना कि रक्त एक कैसा विलयन है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, कोलाइडी विलयन। बात जब हर एक जो मैंने पॉइंट लिया ना, हर एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहीं से देखिए क्वेश्चन बनेगा, संयोजी उत्तक। रक्त एक संयोजी उत्तक है, जिसको कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं इसको, ठीक। ये क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, उसी को बोलते हैं संयोजी उत्तक। तो हमारा उसमें से ब्लड भी हमारा वही काम करता है, जिसको संयोजी उत्तक बोलते हैं। तो मान लो कोई पूछे कि ब्लड कैसा उत्तक है, तो क्या लगाएंगे, संयोजी उत्तक लगाएंगे आंसर, ठीक। इस बात का याद रखिएगा। और बात करते हैं कि हमारे मानव का पीएच, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा, हमेशा सवाल पूछता रहता है 7.4। और कैसे पूछता है कि एक और क्वेश्चन इस पूछता है कि मानव का रक्त अम्लीय होता है कि क्षार होता है। तो याद रखिएगा कि 7 पर उदासीन होता है, 7 से यहाँ अधिक होगा कैसा हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्योंकि 7 से इधर आएगा तो अम्लीय, और 7 से इधर आ जाएगा तो क्षारीय हो जाता है। तो इस चीज़ का अर्थ है यहाँ से दो प्रश्न, एक तो पीएच मान होता कितना है, और दूसरी बात कि यह अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। इस बात को याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 4 क्वेश्चन बना दिया ना। और बात कर लेते हैं कि मानव में कितना ब्लड पाया जाता है। तो मानव का 2 क्वेश्चन पूछा गया, मेल में और फीमेल में। तो मानव में ब्लड कितना पाया जाता है, तो इस चीज़ का याद रखिएगा, लगभग 5.5 लीटर मानव में खून पाया जाता है, और फीमेल में 5 लीटर खून पाया जाता है, ठीक। तो आधा लीटर हम लोगों मेल और फीमेल में अंतर होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन को लेके। मैंने हीमोग्लोबिन का काम आपको समझा दिया था कि हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना। आपको बताया था ना, यही काम करता है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने और ले आने को, ठीक है। तो इस समझे कि ये हमारे अंदर कितना होना चाहिए। मैं बात करूँ मेल में, तो मेल में लगभग 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हमारे अंदर ये होना चाहिए। और फीमेल की बात करूँ तो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए हीमोग्लोबिन। और इतना रह रहा है आपके शरीर में तो आप स्वस्थ रहेंगे। हीमोग्लोबिन की मात्रा आप में अधिक है, आपकी बराबर चल रही है, तो आप में आयरन की भी कमी नहीं होगी। इसी की कमी होती है ना, तो आपको कहा दिया जाता है आयरन की गोली खाने के लिए, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि मेल में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हमेशा आपको चेक करते रहना चाहिए। 14 ग्राम, अगर आपके अंदर सुस्ती आ रही है तो समझिए कि हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, तो आपको 14 ग्राम है तो ठीक है। और फीमेल की बात करें यानी लड़की की, तो उसको 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, इतनी आप बना के रखनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण कहाँ होता है। निर्माण से पहले एक और क्वेश्चन यहाँ बनता, मैंने पॉइंट दिया है कि सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी की
ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। ऑप्शन में दिया रहेगा सेरोलॉजी तो लगा देंगे, नहीं दिया होगा या हेमेटोलॉजी दिया होगा तो लगा देंगे कि ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी और सेरोलॉजी। तो इस बात को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ब्लड के निर्माण की। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण 2 केस आ जाती है। यानी हम बड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि ब्लड का निर्माण कहीं और से, लेकिन एक कंडीशन आती है समझते हैं, भ्रूण जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उस समय तो बोन मैरो होगा नहीं। अब बात उस समय होता क्या है कि उसमें हड्डी भी नहीं होती है, अभी छोटी छोटी नाजुक हड्डियाँ होती हैं। तो उस केस में जब बच्चा माँ के पेट में 1 महीने का है तो अभी क्या कहलाएगा? भ्रूण। और 9 महीने तक जब तक पेट में रहता है तब तक वो क्या कहलाता है? भ्रूण। उस भ्रूण में किससे निर्माण होता है? भ्रूण के लीवर से। ठीक है, भ्रूण के लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं वयस्क व्यक्ति में। तो वयस्क व्यक्ति में ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। जो हड्डियों को जब कुछ लोग खाते हैं, हड्डियों को जब चूसते हैं तो उसमें सफ़ेद वाला जो पार्ट होता है नली के जैसा, उसी में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं बोन मैरो। तो आई होप ये दोनों बात समझ में आ गई कि छोटे बच्चों में कि किसमें भ्रूण के लीवर में होता है निर्माण, और वयस्क व्यक्ति में अस्थि मज्जा में। अब पूछे कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, और ऑप्शन में भ्रूण में पूछे तो भ्रूण में दे देंगे, और छोटे बच्चे में पूछेगा तब, और बड़े में इन वयस्क लोगों में पूछेगा तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो इतनी बात याद रखेंगे। थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। अब बात कर लेते हैं कि यह स्टोर कहाँ होता है। पूछता है कि हमारा ह्यूमन ब्लड स्टोर कहाँ रहता है? तो स्प्लीन में। कहाँ स्टोर होता है? स्प्लीन में। कुछ लोग जानते हैं कि ब्लड हमारे हृदय में होता है, हृदय में रहता है तो हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं। कहीं हृदय में हमारा ब्लड इकट्ठा नहीं होता, हमारा ब्लड इकट्ठा कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। इस बात को याद रखिएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा बोला जाता है। ठीक, इतनी बात याद रही ना कि पूछे कि हमारा ब्लड कहाँ स्टोर होता है, ये स्प्लीन कहाँ होता है? आपका जो ओदर होता है ना, ओदर के नीचे ये होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस स्प्लीन को ही ब्लड बैंक भी बोला जाता है। 2 चीज़ पूछता है कि ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? तो स्प्लीन को ही बोलते हैं। ग्रेवयार्ड भी इसी को बोलते हैं, जिसको कब्र बोलते हैं ना, इसी को ही ग्रेवयार्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता है। लाइसोसोम पाया नहीं जाता है, ये खुद अपना जो इसका स्प्लीन होता है, जब आरबीसी खराब होती है तो उसको यही छान कर अलग कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ठीक, इतनी बात याद रहेगी आपको ना। अब बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल। हमारे अंदर जो वसा जो फैट होती है ना, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। बात आती है कभी कभी इसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से ना, ये धीरे धीरे हमारे हार्ट पे भी ना इसको जो क्या होता है, मोटा होने लगता है, जाके परतों पे बैठने लगता है, जिसके मोटा होने की वजह से हार्ट अटैक की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी इसका कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ना हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पूछे हमारे शरीर में तो ब्लड की कितनी बताएंगे? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, और एक और स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। तो आई होप जितनी बातें मैंने ये बताई बेसिक बातें थी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ब्लड के फिर रिवाइज करा देना, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? पहला बात भ्रूण में, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है। जब वयस्क व्यक्ति में अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ठीक है, अब इतनी बातें आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लड का कार्य कि ब्लड काम क्या करता है। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि ताप का नियंत्रण करता है। ताप का नियंत्रण आपको क्या लगता है कि ऑक्सीजन, मैंने बताया था कि ब्लड जैसे जितना सर्कुलेट करता है उतने, जब हम कोई काम करते हैं तो उतना तेज ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है। देखने गर्मी होने लगता है हमको, फिर पसीना भी होने लगता है कोई काम करते हैं तो ब्लड हमारा शरीर का टेम्परेचर भी नियंत्रण करता है। जब आप एक बात ख्याल किए होंगे, जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उस समय देखे होंगे होता क्या है, ब्लड रुक जाता है। ब्लड रुकने की वजह से उनके शरीर क्या हो जाती है? धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, ठंडी होकर पाला हो जाए, जिसको बोलते हैं लोग कि पाला हो रहा है। तो जब ब्लड रुक जाता है तो शरीर क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ब्लड का काम एक ताप नियंत्रण भी है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन में सब आप जो क्वेश्चन बना रहा है ना, तो थ्योरिटिकल टाइप में, तो इस चीज़ को देख याद रखिएगा सभी चीज़ों को। अब अगला बात करते हैं कि पोषक पदार्थ का परिवहन। जब हम खाना वाना खाते हैं तो खाने में से न्यूट्रिएंट्स को निकाल के रक्त में जो जब आता है तो रक्त ही नहीं ले जाता है न्यूट्रिएंट्स को, तो उस चीज़ को बोलता है कि पोषक पदार्थ का परिवहन भी करता है। और गैसों का भी ये क्या करता है? परिवहन करता है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन लेकर जाता है ना ब्लड के रास्ते, ऑक्सीजन को देकर आता है, फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। तो ब्लड का कार्य याद रखिएगा। और ब्लड का काम देखिए, उत्सर्जी पदार्थों का भी, जो खराब हमारे अंदर खराब जो
पदार्थ हैं उनको भी क्या करना है, ढोने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि उसको लेके जा, बस काम करता है ये अच्छी चीज़ को, ब्लड में अच्छी चीज़ को भी लेके जाता है और ख़राब चीज़ को भी लेके जाता है ब्लड। तो ख़राब चीज़ को भी ले जाके पहुंचा देता है और अच्छी चीज़ को भी पहुंचा देता है। तो यह उत्सर्जी पदार्थों को भी क्या करता है, ये इसका उसका भी परिवहन करता है। तो ये ब्लड के कार्य रहे, आप सब चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए समझते हैं ब्लड को। ब्लड को बेसिकली हम दो पार्ट में समझेंगे, एक प्लाज्मा और एक कार्पल्स, जिसको रुद्राणु बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अभी हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें कि प्लाज्मा और कार्पल्स में अंतर क्या है। दोनों तो ब्लड है, ब्लड में पाया जाता है दोनों। अब प्लाज्मा की बात करें, जो आपको लिक्विड वाला पार्ट दिखता है ना, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और जो उसमें ठोस और कण वाले जो पदार्थ दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, रुधिराणु, जिसको कार्पल्स बोला जाता है। इन दोनों चीज़ को याद रखिएगा। जैसे हम लोग वो क्या बनाते हैं, जैसे दूध है, दूध को जब छानते हैं पूरा दूध तो जाता नहीं नीचे, जो लिक्विड वाला पार्ट बच जाता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और ऊपर जो दूध वाला जो उसका मक्खन उक्खन जम जाता है कपड़े के ऊपर छानते हैं तो उसको वो क्या बोलेंगे, कार्पल्स बोलेंगे। तो सेम उसी तरह हमारा ब्लड भी है। तो प्लाज्मा के पूछता है कि ब्लड में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो ऑप्शन में प्लाज्मा लगाएंगे, ठीक है। और पूछता है कितना, तो कहीं कहीं ये 50% 55% भी दिया रहता है, तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। और रुधिराणु में लगभग 40% पाया जाता है, 40 से 45%। तो याद रखिएगा। आइए पहले समझ लेते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा में मैंने दो विटामिन पाई जाती हैं, एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन पाई जाती है। इसके वजह से ये काम करता है ब्लड को गाढ़ा बनाने का। किसको, गाढ़ा बनाने का। इन दोनों विटामिन का क्या नाम, प्रोटीन का क्या नाम है, इन दोनों प्रोटीन का काम है हमारे ब्लड को क्या करना, गाढ़ा बनाना, ठीक है। और मान लीजिए इन दोनों को हमारे ब्लड में से निकाल दिया जाए तो ये जो हमारा प्लाज्मा है ना, हल्का पीला हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। तो इसी में से कभी सुने होंगे आपकी, जो आपकी बीमारी चेक होती है तो सीरम निकाल के चेक की जाती है, इसी प्लाज्मा में से वो पीला वाला भाग निकाल के आपकी जो बीमारी की जांच की जाती है, बीमारी की जांच की जाती है, ठीक। तो याद रखिएगा, सीरम से ही, सीरम कहाँ से निकालते हैं, प्लाज्मा से निकालते हैं। इतनी बातें आपको याद रहेंगी ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बैठा कर रखें, छोटी छोटी बातें हैं। ये दो ऐसी प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, इनके निकाल देने से प्लाज्मा कलर तो पीला होता है लेकिन हल्का पीला हो जाता है, इसको निकाल देने की वजह से। और एक बात और बता दे रहे हैं, इसमें याद रखिएगा, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इन दोनों से को ये काम नहीं करता है, जिसके वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो उन बीमारियों की हम चर्चा आगे कर लेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, समझते हैं अब कार्पल्स को, रुधिराणु को। अब रुधिराणु में हम लोग तीनों भागों को पढ़ेंगे, आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। देखिए इन चीज़ को समझें। कभी कभी होता क्या है कि पूछ लेता है कि इसका आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट, क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट, इसको याद रखिए बायोलॉजिकल नाम। और डब्ल्यूबीसी का पूछे बायोलॉजिकल नाम, तो ल्यूकोसाइट, क्या होता है, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। तीन क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। अब कभी कभी संख्या पूछता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 5 लाख। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 10,000। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, 2 लाख। याद रखेंगे ना कि जनरली एक व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में कितना होनी चाहिए संख्या, आरबीसी की 5 लाख और डब्ल्यूबीसी की 10,000 और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 लाख हो जाती है, होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन बना यहाँ से। फिर अब पूछ लेता है कि इनकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो आरबीसी की 120 दिन तक जिंदा रहती है आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या होती है, 4 दिन। और प्लेटलेट्स कितनी होती है आपकी, 7 दिन जीवित रहती है। लगभग आरबीसी पूरे कार्पल्स का 95% अकेले ही होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पर अकेले 5 लाख है। लगभग कार्पल्स का, रुधिराणु का आरबीसी 95% खुद अकेले होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि रक्त के रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप वहाँ पे बच्चे लगा दिए थे प्लाज्मा, क्योंकि तो यहाँ से प्लाज्मा से पूछा ही नहीं प्रश्न। वो पूछा कि रक्त के रुधिराणु में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो आरबीसी की मात्रा होती है। आई होप आपको बात ये समझ में आ रही होगी ना, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से सब चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं।
आपको मैं 3D के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा, और WBC को, RBC को, प्लेटलेट्स को सिखाने की कोशिश करूँगा। अब बात कर लेते हैं RBC के बारे में। अब इसी चीज़ को हम अलग से समझेंगे और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं RBC को। देखिए RBC का आकार कैसा होता है, पहला पूछता है कि RBC का आकार कैसा होता है, गोल, इस बात को देख रहे हैं ना। और बीच में कैसा होता है, पतला होता है, बीच में पतला, आपको फिगर में दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट बीच में पतला होता है और कैसा होता है, गोल होता है। ठीक। और अगली पॉइंट की बात करते हैं कि हर एक पॉइंट क्या है, हमारा एक क्वेश्चन है, मैंने कोई फालतू आपका समय नुकसान नहीं किया हूँ, जो भी लिया हूँ फैक्ट पॉइंट लिया हूँ। दूसरी बात है कि ऊंचाई पर जाने से इसका आकार पूछा, पिछली बार पूछा था कि RBC को ऊंचाई पे ले जाने पर उसका आकार बढ़ता है घटता है, तो आप याद रखिएगा। और ऊंचाई पे लेके जाएंगे, टिक बना दीजिए कि ऊपर जाएंगे तो बढ़ेंगे, तो ऊंचाई पे ले जाने से RBC की क्या होती है, RBC का आकार क्या होता है, बढ़ता है, याद रखिएगा। अब बात करें इसमें लाइसोसोम होता है कि नहीं होता। मैंने RBC में बताया कि इसमें लाइसोसोम होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है, स्प्लीन होता है। ठीक, इसी की वजह से उसको ग्रेवयार्ड बोलते थे ना। और इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। और मैंने बताया था केंद्रक में क्या होता है, DNA होता है। ठीक। अब मैं जब इसमें केंद्रक ही नहीं होता तो क्या आपसे कोई पूछे कि क्या RBC से हमारा DNA टेस्ट हो सकता है, तो आप बता देंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि बता देंगे कि RBC में केंद्रक होता ही नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर कोई हमारा DNA लेके हमारा RBC लेके चाहे कि DNA चेक कर ले तो नहीं कर सकता है। ठीक। आगे बात कर लेते हैं कि रुधिराणु का कितना % होता है, 95%। मैंने बताया है क्योंकि 10 लाख था के लिए ये, और 5 लाख, 2 लाख और 5000 मिला के इसका क्या हो, कुछ इसका सामने नहीं है, तो लगभग 95% क्या होता है, रुधिराणु होता है, और रुधिराणु का RBC होती है। अब बात कर लेते हैं ब्लड। इसमें तो ब्लड को हम समझेंगे इसके माध्यम से। इसकी कमी से, RBC की कमी से होता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग में होता क्या है कि ये RBC की कमी से होता है। RBC कम होने का मतलब हीमोग्लोबिन में समस्या आ गई। हीमोग्लोबिन जब कम होता है, समझो कि आप में आयरन की कमी हो रही है। आयरन की कमी होने से ही पता चलता है, कभी आप समझेगा कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो आयरन दिया रहेगा तो आयरन लगा देंगे, और RBC दिया तो RBC लगा देंगे, और हीमोग्लोबिन दिया तो हीमोग्लोबिन लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक। तो RBC से मैंने जितना प्रश्न बनने वाला था मैंने करा दिया, इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि RBC से अब इससे कोई क्वेश्चन बाहर बनने वाला नहीं है वनडे एग्जाम में। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब समझते हैं WBC को। ठीक है, देखिए WBC की बात करें तो WBC का आकार होता अनिश्चित होता है। WBC का आकार पूछे तो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और बात करें इसमें कि इसमें केंद्रक होता है कि नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है, और इसमें क्या होता है, लाइसोसोम भी होता है। इसमें केंद्रक, इसको अगर किसी को WBC दे दिया जाए तो अगर केंद्रक है तो इसमें क्या होगा, DNA भी होगा, और DNA से आपको, इससे आपकी DNA से आपको चेक किया जा सकता है कि अगर आपको WBC से आपका DNA चेक हो सकता है। आज मेरे पास समझ में आ रही होगी। इसमें लाइसोसोम भी है और केंद्रक भी होता है, इन दोनों को आप याद रखिएगा। और आकार पूछे तो आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और WBC का काम मेन क्या होता है, रक्षा करना। इसका रोल बड़ा अच्छा होता है हमारे शरीर में। WBC का मेनली काम क्या होता है, रक्षा करना। RBC को काम करना था, अगर RBC अगर हमारे अंदर अधिक है तो हमारे अंदर फुर्ती रहती है कोई काम करने में। ठीक है, बच्चों में देखें RBC की संख्या अधिक होने की वजह से बच्चे क्या होते हैं, फुर्तीले होते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं। ठीक है, तो और लेकिन WBC का काम क्या होता है, रोगों से लड़ना। ठीक है, तो आइए कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं, जैसे एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और भी कुछ प्रकार होते हैं जिनका अच्छा खासा रोल नहीं था, मैंने उसको नहीं लिया, मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे ही कोई वायरस या कुछ हम लोग काटता है तो हमको इसका काम है उसको इसका देखना, ये देख रहा है कि कोई समस्या है, कोई वायरस हमारे अंदर आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है, तो तुरंत क्या करता है, आके लिम्फोसाइट को बताता है कि लिम्फोसाइट इसको जगा देता है, कहता है कि देखो कोई आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है, ये जाके उसको क्या कर देता है, मार देता है। इसका काम क्या हुआ, ये आके इसको बता दिया कि कोई बीमारी आ रही है, अभी जाके इसको क्या कर दिया, मार दिया। मारने वाला तो काम कर दिया, और फिर एंटीबॉडी जाएगा इसके पास, मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट से कहेगा कि लिम्फोसाइट ने मार दिया है, चलिए उसको खा जाइए। तो इसका मोनोसाइट क्या कर देता है, भक्षण कर देता है। अब भक्षण करने की वजह से इसको बोला जाता है, इसको खा जाता है, खाने की वजह से इसको भक्षण भी बोलते हैं।
और मोनोसाइट का आकार क्या हो जाए, खाने की वजह से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होता है, मोनोसाइट का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो आइए आपको ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि एंटीबॉडी का काम क्या है, बताना कि कौन सी बीमारी आ रही है, जाके इसको बता देना है। लिम्फोसाइट को बेसिकली कहे तो बीमारियों को कौन मारता है, तो लिम्फोसाइट मारता है, ठीक है। एक्चुअली बात करें तो मोनोसाइट का आकार पूछे तो मोनोसाइट का आकार सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। तो आइए प्लेटलेट्स को हम लोग समझेंगे अच्छे से। देखिए प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, इसको याद रखिएगा। पूछा गया आकार प्लेटलेट्स की तो कैसा रहेगा, उत्तल लेंस का आकार क्या होता है। और बेसिकली बात करें तो इसका काम होता है शक्ति प्रदान करना, और बेसिक का काम क्या करना, पूर्ति करना। ये कुछ देर तक काम करने के लिए क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है प्लेटलेट्स। और बात करें इसमें केंद्रक, तो केंद्रक इसमें भी नहीं होता है, इसकी भी क्या करता है, शरीर से रक्षा करता है। अब बात कर लेते हैं कि एक डेंगू बीमारी होती है, इसमें प्लेटलेट्स लगभग 30,000 के आसपास आ जाता है हमारा। तो कुछ बातें हैं कि जिससे कि हम प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन और चीज़ है जैसे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का उपाय हम लोग खुद नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। और डेंगू की बीमारी एक ऐसी है जिसमें कि हमारा प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से घट जाता है। इसके लिए कुछ उपाय हैं बढ़ाने का प्लेटलेट्स को। गिलो सुने होंगे, एलोवेरा, बकरी का दूध, फ्रूट्स हम लोगों को दवा खाना चाहिए। लेकिन हम लोगों के यहाँ इतने पैसे की कमी होने की वजह से हम लोग जब फल हम लोग कब खाते हैं, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तब। तो ये समस्या है। तो आपको प्लेटलेट्स की संख्या कितनी हो इस बात याद रखिए, मैंने नीचे बता दिया था कितने दिन तक रहती है वो, और इसका काम क्या होता है, शक्ति प्रदान करना। और इसमें केंद्रक होता है नहीं होता है, ये इसका काम रक्षा करना। और आकार में कैसा होगा, उत्तर लेंस के आकार का होता है। आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह बेहतरीन टॉपिक को लेके अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।